स्वागत है इस भाग में। और आज रविवार है और मैं अपने आश्रम आनंद लोक में आया हुआ हूँ। और मुझे कल रात हमारे जो मित्र हैं, जिनका ये मालिकाना मतलब जो इस आश्रम के मालिक हैं, उनसे एक बिंदु पर चर्चा हुई। तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोगों की जो मेंटलिटी है वो किस हद तक है और कहाँ तक है। ये आध्यात्मिक प्रवचनमाला नहीं है, ये एकदम सांसारिक बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये खासकर बच्चों के बारे में है और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में है और हमारे लोकतंत्र के बारे में है, हमारी विकास यात्रा के बारे में है और सफलता के बारे में है। आज का जो माहौल है हमारे भारत देश में, जब हम पढ़ाई करते थे तब ऐसा माहौल नहीं था, जबकि अब ऐसा माहौल है। अंग्रेजी शिक्षा का जो माहौल चल गया है उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। हर देश की अपनी भाषा होती है और मातृभाषा में अगर कोई बच्चा ज्ञान लेता है तो वो ज़्यादा परिपक्व होता है और ज़्यादा समझता है उसको। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि हमको साइंस भी पढ़नी है तो इंग्लिश में पढ़नी है, मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़नी है, सोशल साइंस भी इंग्लिश में पढ़नी है और सारे विषय इंग्लिश में पढ़ने हैं। अब होता क्या है, देखिए, घर का माहौल बच्चे का है हिंदी भाषी, स्कूल में उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और मैं खुद एक अध्यापक हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि जो बच्चे हैं वो न तो इंग्लिश में परफेक्ट हो पाते हैं और न ही वो हिंदी में परफेक्ट हो पाते हैं। तो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हिंदी पर फोकस नहीं किया जाता है। तो हिंदी में परफेक्ट नहीं है, ना हिंदी में वो कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, ना हिंदी में वो कुछ केवल हिंदी की पुस्तक के अलावा हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने का तो प्रचलन ही सा खत्म हो गया है। अब अगर कोई बच्चा कुछ ज्ञान लेना भी चाहता है तो उसके लिए बुक थोड़ी पढ़ता है, वो यूट्यूब का वीडियो देख लेता है, उसी कंटेंट को देख लेता है। तो उसमें लिखने का कोई काम वो नहीं करता है, तो इसलिए उसकी हिंदी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार से इंग्लिश भी उसकी कमज़ोरी रहती है क्योंकि वो वोकैबुलरीज को याद नहीं करता जो काम काम आने वाली हैं। अब एक कचरा माहौल हमारे विद्यालयों में हो चुका है। अगर बच्चे को पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश समझाया जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर उसमें हिंदी मिक्स कर दी जाए तो उसकी न तो हिंदी स्ट्रांग हो पाएगी ना इंग्लिश स्ट्रांग हो पाएगी। और हिंदी में ना समझाएं तो हमने क्या कहा सर से ऊपर से निकल जाएगा, आधा अधूरा समझ में आएगा। हिंदी में समझ में नहीं आता तो फिर इंग्लिश में तो कहाँ ही समझ में आएगा। तो बच्चे एक प्रकार से विकलांग हो चुके हैं शैक्षिक रूप से। ये बड़ी दयनीय बात है, बड़ी सोचनीय बात है। और पेरेंट्स की भी ये इच्छा है कि बच्चा इंग्लिश में बोले, तो इंग्लिश में बातचीत करे, तब उनको लगे कि हाँ हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और उसको इंग्लिश बोलना आता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बच्चे नहीं बोल पाते हैं, बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जो नॉलेज है उनको सतही नॉलेज होता है, किसी चीज़ का गहरा नॉलेज नहीं हो पाता है। बस एग्ज़ाम पास करने भर के लिए नॉलेज वो लेते हैं और उस विषय की गूढ़ जानकारी नहीं हो पाती है। अगर मैं जड़त्व का नियम समझा रहा हूँ बच्चे को, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इंग्लिश में अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसके दिमाग में वो पिक्चर तैयार नहीं होती है।
कि ये वाकई में कैसा है। मैंने अगर हिंदी में समझाया कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव। तो भाषा हमारी वो होनी चाहिए जो हमारी मातृभाषा, उसी में हमको शिक्षा मिलनी चाहिए। और रहा इंग्लिश का सवाल, हम मानते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है और उसका आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए वोकेशनल कोर्स आप जैसे 10+2 की बात रख लें, 1 साल का वोकेशनल कोर्स के आप इंग्लिश सीख लें, उसमें हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। अब बाकी जो भाषा, अपनी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। लैंग्वेज के लिए अलग से 1 साल का वोकेशनल कोर्स आप रख सकते हैं। जो उसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसको करें और कंपलसरी ना हो, और उसके बाद वो आगे की अपनी शिक्षा को जारी रखे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आज की शिक्षा में लागू होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, डेमोक्रेसी में जो हमारा लोकतंत्र है, आइडियल सोशल आइडियल डेमोक्रेसी जो नाम की मैं बुक लिख रहा हूँ, उसके कुछ कंटेंट मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। मैं बच्चों को पढ़ाता था कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं चुनाव में जो जीतते हैं, तो उन प्रतिनिधियों की कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं। तो बुक के एक तर्क देती है कि क्रिकेट खेलने के लिए हमको क्रिकेट खेलना आना चाहिए। तो उसके लिए हमको जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हों। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर हैं, हाई स्कूल पास मात्र थे और वो तब से क्रिकेट खेलने लगे और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। तो उसके लिए MA BA MCOM BCom MSc BSc करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तर्क है पुस्तक का। लेकिन ये तर्क यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने ठीक दिया है। क्यों? क्योंकि एक प्रशासक, एक MLA, एक MP, अगर उसने उसने पढ़ाई नहीं की है, उसने अध्ययन नहीं किया है बायोलॉजी का, उसने अध्ययन नहीं किया है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसने अध्ययन नहीं किया मैथ्स का, उसने अध्ययन नहीं किया सोशल साइंस का, उसने अध्ययन नहीं किया हिंदी का, या उसने अध्ययन नहीं किया फिलॉसफी का, दर्शनों का, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, है ना, और भी बहुत हमारे षड दर्शनों में। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक राजनेता को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, उसके लिए मैंने कंसेप्ट दिया है उस बुक में कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या एक ज़िले में या फिर एक लोकसभा सीट में या फिर पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल खोला जाए जो बच्चों को एक अच्छा प्रतिनिधि बनाने के लिए जिम्मेदार हो। उसका सिलेबस भी मैंने तैयार किया है कि कक्षा उम्र 10, जब तक बच्चा क्लास 5 में होता है तब तक वो ऑर्डिनरी शिक्षा ले जो स्कूलों में लेता है वो। उसके बाद क्लास 6 से उसको उस स्कूल में एडमिशन दिया जाए किसी प्रतियोगिता के आधार पर या रुचि के आधार पर कि बच्चे के अंदर रुचि है, क्वालिटी है, कि लीडरशिप की क्वालिटी है। उसको चेक करके कि एक भविष्य में इसमें नेता के जैसे गुण हैं या लीडरशिप क्वालिटी है, उस आधार पर एक टेस्ट तैयार किया जाए, उसको टेस्ट लिया जाए उसी के लेवल का, और उस विद्यालय में उस बच्चे को एडमिशन दिया जाए। और वो एक बोर्डिंग स्कूल हो, उसमें बच्चे अपने घर कम से कम जाएं, मतलब समाज के संपर्क में कम से कम आए। मतलब समाज के संपर्क में आने का मतलब है कि समाज से जो गंदी बातें हैं, जो करप्शन, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, वो सीख लेते हैं, वो सीखने का मौका उनको ना मिले और उनको एक प्रकार से एक आदर्श व्यक्ति के रूप में तैयार किया जाए। 10+2 करने के बाद 3 साल का उनका एक ऐसा कोर्स उनसे करवाया जाए, उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में भेजा जाए और वहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस किस चीज़ों की कमी है, क्या क्या योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं वर्तमान में, क्या उनमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, करप्शन कितना है,
और काम कैसा हो रहा है, सब चीज़ की वो जानकारी इकट्ठा करे। 3 साल में एक रिपोर्ट तैयार करे। वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब फिर उसका एक एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम साइकोलॉजी बेस्ड होगा, कंडीशनल बेस्ड, मतलब कि आपको ये परिस्थितियाँ दी जाएँ तो आप क्या करेंगे, और ये परिस्थितियाँ हों तो आप क्या करेंगे। तो एग्ज़ाम हो, उसको पास करे, और उसके बाद फिर आने वाले चुनाव में उसी को टिकट मिले। मतलब किसी पार्टी जो ना बीजेपी है टिकट दे रही है, तो उसके लिए शर्त है कि उस स्कूल से पढ़ा हो तो ही टिकट मिलेगा उसको। तो टिकट मिले और चुनाव लड़े, और वो जो सीखा है उसने, जो उसको सिखाया गया है, गहरे विषयों को उसको पढ़ाया गया है, अर्थहीन विषय नहीं पढ़ाए जाए, अर्थपूर्ण विषय, जिससे कि उसकी अंदर की जो मानवता है वो विकसित हो सके, उसके अंदर का एक लीडर विकसित हो सके, देश प्रेम विकसित हो सके उसके अंदर, मातृभूमि से प्रेम विकसित हो सके अंदर उसके अंदर। ऐसा मैंने सिलेबस तैयार किया है। तो अगर ये कर लिया जाए तो मैं मानता हूँ कि आने वाले कुछ ही दशकों में हमारी पूरी डेमोक्रेसी एकदम ईमानदार, स्वच्छ हो जाएगी, जैसे कि अन्य देशों में है। क्योंकि बेईमानी का जो सबब है, बच्चा स्कूल से ही सीखने लग जाता है, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, समाज से, और मीडिया से, इधर से उधर से। तो वो जो गंदगी उसके दिमाग में बैठ जाती है, मैं चाहता हूँ कि बच्चा उस गंदगी को लेके राजनीति में ना आए। तो ये कंसेप्ट है, और कभी इस पे काम हुआ तो बहुत बेहतर मुझे लगता है कंसेप्ट है। क्योंकि मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि हमारे देश में शायद ये कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में भी कहीं लागू नहीं है कि पॉलिटिकल बेस्ड जो है लीडर तैयार करने के लिए कोई स्कूल खोला गया हो। अब वहाँ जो टीचर हैं वो भी थोड़ा सा स्पेशल क्वालिटी के चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हीं टीचरों को रखा जाए जैसे कुछ जो साइंस में अच्छे हैं, और मैथ्स में अच्छे हैं, और फिलॉसफी में अच्छे हैं, लैंग्वेज में अच्छे हैं। तो उनका एक क्राइटेरिया तय किया जाए, तो एक राज्य में एक स्कूल काफ़ी है। तो हमारे जो राज्य हैं 28 राज्य, इनमें 28 स्कूल मात्र। और इसमें ये भी है कि जैसे हमारे जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे उत्तराखंड से 5 हैं, तो वहाँ पर आप जो है जो जो जितनी पार्टियां हैं, जैसे सपोज 3 पार्टियां हमारे पास, यूकेडी है, और कांग्रेस है, बीजेपी है। तो 5 के तुलना में 20 बच्चे वहाँ पर उस 20 सीटें वहाँ रख सकते हैं, या 25 रख सकते हैं, जो एमपी के लिए फाइट करेंगे भविष्य में। और या जो व्यक्ति माना एमपी के लिए फाइट नहीं कर पाया, तो उसको अगर वो उस स्कूल से पढ़ा है तो उसको जिला पंचायत स्तर में और नगर पालिका स्तर में या किसी भी स्तर में चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, क्योंकि वो उस स्कूल से पढ़ा है और वो वेल क्वालिफाइड। तो आप ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं, 50-100 भी आप सीटें रख सकते हैं। तो जो ज़्यादा क्रीम बच्चा है तो उसको आप एमपी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, जो उससे कम है एमएलए के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से आप ये सीटें वहाँ पर रख सकते हैं, और उसकी तिगुना चौगुना बच्चे आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो चुनावी परिदृश्य है वो एकदम सुधर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें पारदर्शिता से काम करने की आवश्यकता है। तो मेरे विचार कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा इस बारे में। और दूसरा है विकास। मैंने इस मुद्दे पर पहले ही बोला था कि विकास किसे कहते हैं, विकास क्या है, एक्चुअल में विकास क्या है। देखिए, विकास को अगर हम कहें डेवलपमेंट, आज से 15 करोड़ साल पहले से अब तक की हम अगर बात करें, जब से जीवन इस धरती में आया है, तो विकास की यात्रा बड़ी लंबी है। एमिनो एसिड से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमको करोड़ों साल लगे, और चिंपैंजी से लेके यहाँ तक पहुँचने में 52 लाख साल लगे हैं करीब। और
होमो सेपियंस से यहाँ तक पहुँचे हमें लगभग 3 लाख साल लगे हैं। और सिविलाइज होने में हमको लगभग 6,000 7,000 साल, हमको इतना समय हो गया कि हम जब से हम सभ्य हुए हैं, हमने कपड़े पहनना और कृषि करना और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीखी हैं। ठीक है, अब आज का जो दौर है वो विकास का दौर ऐसा है कि अंधाधुंध, इस विकास को मैं विकास नहीं कहूँगा, क्योंकि इस विकास में विनाश भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमने जंगलों की अंधाधुंध कटाई करके खेत बना लिए। क्यों बनाए? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो हमको खेत बनाने पड़े, सड़कें बना दी जगह जगह, पहाड़ खोद डाले हमने जगह जगह, फैक्ट्रियाँ बना डाली बहुत सारी, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हुई है तो प्रोडक्शन भी चाहिए। ठीक है, गाड़ियाँ इतनी हो गई कि हर एक व्यक्ति के पास लगभग गाड़ी, इतना पोल्यूशन उन गाड़ियों से हो रहा है। तो क्या इसको हम सम्यक विकास कहेंगे? अब देखिए, जैसे गाड़ियों का सवाल है, तो गाड़ी रखने का अधिकार उसी को होना चाहिए जिसको गाड़ी की सख्त आवश्यकता है, मतलब बिना गाड़ी के उसको काम नहीं चलता है। लग्जरी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कार लेनी भी है तो सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आई वांट टेक कार, एंड यू विल गिव द रीजन बिहाइंड परचेजिंग दिस कार। तो इससे क्या होगा कि जो अंधाधुंध हम गाड़ियाँ खरीद ले रहे हैं और उसका यूज़ नहीं भी है तब भी उसको चला रहे हैं, हम अब सिंगल सवारी जा रहे हैं तो मैं, जबकि हम बाइक से भी जा सकते हैं, पब्लिक व्हीकल से भी जा सकते थे। तो सरकार को ये चाहिए कि अपनी यह कारें में चलाए सरकार, जिसमें लोगों को कहीं भी जाना हो, हायर करना हो, उसका जो है चार्ज कम हो, इतना कम कंफर्टेबल चार्ज हो कि लोग जो है उसको अफोर्ड कर सकें। तो कार का यूज, अगर उसको मना कहीं दूर जाना है तो 4 लोग फैमिली के जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कार हो, उसको हायर करे और चले जाए वो। अब साल में उसको एक बार बाहर जाना पड़ता है तो उसको घर में कार रखने की क्या ज़रूरत है? या रात को कोई इमरजेंसी हो गई तो तुरंत आप कॉल कर रहे हैं, आपको कार अवेलेबल है। प्राइवेट कार तो अभी भी अवेलेबल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है, क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए लोग उसको समझते हैं कि इतनी बार हम जो है कार की हमें ज़रूरत पड़ती है तो और हम कार ही ले लेते हैं, इससे अच्छा है। और दूसरा, लग्जरी और दूसरों को दिखाने के लिए भी लोग ये सब खरीद लेते हैं, पर ये देखते नहीं है कि इसका क्या परिणाम हो रहा है। बहुत सारी कारों का प्रोडक्शन, इसका मतलब जहाँ फैक्ट्री उसकी होगी तो उससे पोल्यूशन हो रहा होगा। वो जो कचरा बनेंगे, जो कारें, भविष्य में इतनी सारी कारें हो जाएंगी तो कचरा बनेंगी, वो भी एक कूड़े की समस्या होगी हमारे सामने। तो आवश्यकता से अधिक हम अगर चीज़ों का संग्रह करते हैं और आवश्यकता है ही नहीं फिर भी हम उस चीज़ का उसको खरीदते हैं, तो ये किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है। तो आज नहीं तो कल सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सड़कों की एक क्षमता है। अगर वहाँ आज से 20 साल बाद आप कल्पना करिए, जब अभी अगर आप कहीं हमारे छोटे से कस्बे में आप निकल जाते हैं तो जाम लग जाता है। तो आज से 20 साल बाद अगर कारों की खरीदने की गति ऐसी ही रही तो 20 साल बाद हम अपने आप को कहाँ पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इसी प्रकार से जो हम हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए भी सरकारी नियम होने चाहिए कि आप फैमिली में कितने लोग हैं, आपको कितने घरों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से सरकार घर को बनाने के लिए परमिशन दे। फालतू ये नहीं कि आपके पास एक घर यहाँ है, एक घर दूसरे शहर में, एक घर तीसरे शहर में, एक घर चौथे शहर में, और बेवजह आप जो है कृषि योग्य भूमि पर भवन बनाए जा रहे हैं। इस पर भी लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि सीमित है और उस पर हमको भवन तभी बनाना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। अगर आप एक हल्द्वानी जैसे शहर जो विकासशील शहर है उसको देखें तो बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर कृषि हुआ करती थी, अब वहाँ पर सारे मकान बन चुके हैं, उतना प्रोडक्शन घट गया। ठीक है,
अब यहाँ प्रोडक्शन घटेगा तो अब वहाँ अब आप क्या करेंगे, जितनी भी ज़मीन आपके पास है उसको आप हाईली प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, केमिकल्स का यूज़ करेंगे। फिर आप क्या है, केमिकल से वाला खाना खाएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्शन तो चाहिए ही, इतने लोगों का पेट भरना है, तो आपने नाजायज़ तरीके से कृषि करनी पड़ेगी। तो ये भी एक गहन समस्या है जो हमारे सामने इसमें मौजूद है, और आने वाले 20 सालों में ये और भी गहरी हो जाएगी। तो विकास का अर्थ ये नहीं है कि आप एक तरफा विकास करें। विकास का अर्थ ये है कि आप हर प्रकार से खुशहाल हों, आपका रिसोर्सेज का भी नाश ना हो और आपको भी सुविधाएं मिलें, उसको मैं कहता हूँ विकास। विकास वह कर्म है जिसमें आपके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और आपको सुविधा भी मिल सके। तो इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम कोई योजना, कोई विकास करें तो वो एक बैलेंस डेवलपमेंट होगा, अन्यथा वो बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इसी बात पर एक और बिंदु में जोड़ना चाहूँगा इस पर कि जो दुनिया है ये एक देश की तरह हो जाए, मतलब पूरी जो दुनिया है वो एक देश की तरह हो, और जो पूरे देश अभी वर्तमान हो राज्य की तरह काम करे, राज्य इकाई की तरह काम करें, और एक ही सरकार हो पूरे विश्व की, और धीरे धीरे धर्म को भी टारगेट किया जाए, और धर्म भी एक ही हो, और धर्म का स्वरूप हमेशा बदलना चाहिए, धर्म एक सा नहीं रहना चाहिए। यानी कि आज से पहले जो जीने की व्यवस्थाएं थी वो बहुत अलग थी, तो उन्हीं के आधार पर हमारी मान्यताएं बनी, त्यौहार बने। तो आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म का नया स्वरूप होना चाहिए, उसकी नई परिभाषा करनी चाहिए हमें, और वो सर्वमान्य होना चाहिए। यानी कि आज के हिसाब से आपका धर्म क्या है, पृथ्वी के प्रति आपका क्या धर्म है, माता पिता के प्रति आपका क्या दायित्व है, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, स्वयं के प्रति आपका क्या दायित्व है, इनको मद्देनजर रखते हुए हमने धर्म की परिभाषा, धर्म का मतलब क्या होता है, व्यवहार, डिस्पोजिशन, प्रकृति, नेचर, तो उसको तय करना चाहिए। ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि इतने सारे कम्युनिटीज़ को एक में मिलाना और एक ही बनाना। जातियाँ तो दो ही प्रकृति ने बनाई हैं, जो स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, बस। और धर्म मनुष्य का एक ही होना चाहिए। चिड़िया का धर्म क्या है, कौवे का धर्म क्या है, शेर का धर्म क्या है, पेड़ का धर्म क्या है, तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि प्रकृति ने पेड़ का क्या धर्म बनाया है। पेड़ क्या करता है, आग क्या करती है, पानी क्या करता है, सबके अपने अपने धर्म, अपना अपना व्यवहार है, अपनी अपनी गुणवत्ता है, गुण है। उसी प्रकार से मनुष्य का क्या धर्म है, इसको दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए, और एक ऐसी पुस्तक बनानी चाहिए जो जीने का आचरण, जीने के जो व्यवस्था है उस पर एक पुस्तक बने जो पूरे विश्व के लोग उसको फॉलो करें। और जो भगवान का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। भगवान को इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जाए कि कोई कहीं आसमान में बैठा, या कोई हमसे अलग कोई एक ऐसी सत्ता है जो हमको ऑब्जर्व कर रही है और देख रही है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का वो लेखा जोखा रख रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। जो हम हैं, जो हमारा मन है, जो हमारी सोल है, हमारी एनर्जी है, हमारा चेतन है, वही आपको देख रहा है, उसी में सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप ही स्वयं को देख रहे हैं, है ना। तो जो एक प्रकार से जो आपकी एनर्जी है उसमें वो सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, और वही डाटा फिर आगे जाके आपको ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा है, जो सारे रिकॉर्ड्स, जैसे डीएनए में हमारे सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वैसे ही उसमें हमारा सारे रिकॉर्ड्स, जो हमारे विचार, हमारे भाव, तो वो ऊर्जा जो है आगे फिर नए स्वरूप में अपना शरीर ग्रहण करती है। तो ये बात भी समझाई जानी बहुत ज़रूरी है।
हर एक मनुष्य को वैज्ञानिक रूप से भी आप समझा सकते हैं कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम शास्त्रों के आधार पर आत्मा कहते हैं। आत्मा माने मैं स्वयं, आत्म मैं स्वयं, है ना। तो वो जो आत्मा है, तो उसका किस प्रकार से विनाश नहीं होता है और किस प्रकार से उसके शरीरों में मतलब बदलाव होते हैं, ऊर्जा ट्रांसफ़र करती है जब तो नए शरीर को लेती है। इस कंसेप्ट को भी एकदम साफ तरीके से हमने बताना चाहिए लोगों को, ताकि वो स्पष्ट भाषा में समझ जाए। ऐसा नहीं कि विश्वास कर लें। जैसे अभी अगर सामान्य आदमी से कहा आत्मा होती है तो उसको भरोसा नहीं आएगा, कहाँ होती है, कैसे होती है। लेकिन अगर उसको फिजिक्स के तौर से हम समझाएं कि एनर्जी ऐसे काम करती है, एटम ऐसे बनता है, उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी का वेव फॉर्म ऐसा होता है, उसी प्रकार से हमारा बॉडी जो है पूरा एनर्जी का ही एक संगठन है और एनर्जी से ही बना हुआ है और क्वांटम लेवल में कोई भी सूचना नष्ट नहीं होती है। और दूसरी बात ये भी समझाई जा सकती है कि विज्ञान के माध्यम से कि हम हमारी जो बॉडी है ये एक सेपरेट बॉडी नहीं है, ये कनेक्टेड है। हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो हम अपने आप को एक अलग सत्ता न माने, है ना। हम एक यूनिवर्सल जो है एग्जिस्टेंस है हमारा, तो वो समझाने की आवश्यकता है। वो सिलेबस में भी समझाया जा सकता है, बच्चों को किसी प्रकार से भी समझाया जा सकता है कि ऐसा है। तो एक जो अंधविश्वास और आडंबर है वो क्रिएट कभी नहीं हो पाएगा। और जो बच्चा पढ़ लेगा, अगर मैंने क्लास 6 में, 7 में, 8 में ऊपर पढ़ रहा है कि हाँ एनर्जी का कंसेप्ट और आत्मा का कंसेप्ट एक ही है, जो कृष्ण की गीता है, और जो आज का जो एनर्जी का कंसेप्ट है वो लगभग एक सा है, तो वो उसको मानेगा और अपने अंदर उसी को जानने की कोशिश करेगा। और दूसरा फिर मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के माध्यम से हम व्यक्ति को इस योग्य बनाएं कि वो स्वयं तक पहुंच सके। असल में होता क्या है, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता या एकांत में नहीं रहता या विचारों से मुक्त नहीं रहता, तो उसको कभी अपने बारे में पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वो हमेशा विचारों से घिरा हुआ रहता है, तो उसको ये लगता है कि जो विचार हैं वही मैं हूँ। तो एक ऐसी कला है जिसमें विचारों को हम रोक देते हैं और विचार नहीं चलते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। तो उस अवस्था में आपको आपके एनर्जी के का अनुभव होता है कि हाँ ये एनर्जी है मेरे अंदर, मैं ये एनर्जी हूँ, नॉट बॉडी। बॉडी में केवल बॉडी ही नहीं हूँ, और मैं रियल में एक एनर्जी हूँ, और मेरा अस्तित्व जो है वो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो यहाँ पर जो एक नकली भगवान का कंसेप्ट हम लाते कि भगवान ने सृष्टि की रचना की और ये ऐसे बनाया, किसी ने कैसे बनाया, किसी ने कैसे बनाया, है ना। मुस्लिम का जो अल्लाह है वो सृष्टि को अलग ढंग से बना रहा है, क्राइस्ट का जो भगवान गॉड है वो अलग ढंग से सृष्टि को बना रहा है, और यहाँ अलग ढंग से सृष्टि बन रही है ना हिंदू धर्म में। और तो इसीलिए वो एक होना चाहिए। वो दस दस बातें अगर आप करेंगे तो फिर जो है वो नॉलेज नहीं होगा, वो तो खतरनाक चीज़ है और वो आडंबर ही क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर व्यक्तियों को क्या हो जाता है कि दूसरे का जो है जो दूसरे की थ्योरी है वो गलत है, हमारी थ्योरी सही है, हमारे वेद पुराण सही हैं और उनका जो ये कुरान बाइबल है गलत है, या किसी अन्य का जो कंसेप्ट है बौद्ध का वो गलत है। तो ये धार्मिक महासभा आप करें और एक एक ऐसी पुस्तक जो सर्वमान्य हो उसको बनाएं, और एक सार्वभौमिक धर्म आप बनाएं मनुष्य का, मानव धर्म कह लो उसको, ह्यूमन रिलीजन। और तब जाके हम इस धरती को वास्तव में इसके जो होने का लक्ष्य, वो जो होने का ध्येय है वो पूरा हो सकेगा, धरती के होने का। कि ये धरती जो है एक ऐसे विकसित मनुष्य को पैदा कर सकी जिसने धरती को स्वर्ग बना दिया, हर प्रकार से स्वर्ग। मतलब एक ऐसी धरती की कल्पना करिए जहाँ पर पॉपुलेशन सीमित मात्रा में है, विकास सीमित मात्रा में है, आनंद असीमित मात्रा में है, न कोई बेरोजगार है, न किसी को मेडिकल फैसिलिटी के बिना परेशान है, किसी को डर नहीं है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बच्चा क्या करेगा, और मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो क्या होगा। तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस सरकार की, तंत्र की होगी। आप धरती में पैदा होगे तो बस दैट्स इनफ, और बाकी अब जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की, आपको पढ़ाना लिखाना, आपको जॉब तक पहुंचाना, काम दिलाना, हर एक काम वो उस सरकार का होगा जो विश्व सरकार होगी।
तो एक ऐसा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, तो सोचिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। माना कि एक असंभव सी लगने वाली कल्पना है, लेकिन मनुष्य की आपने देखा होगा ये फितरत रही है कि जो भी उसने कल्पना की है वो कभी न कभी सच हुआ है। जो कल्पना मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आने वाले 5,000 साल बाद भी सच हो सकती है, 10,000 साल बाद भी सच हो सकती है, और कुछ सालों बाद भी सच हो सकती है। तो जो विचार आते हैं, अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, ये थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्यों आ रहे हैं? वो होने के लिए ही आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो है खाली यूं ही। इतनी सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं विद्वानों के द्वारा, इतने सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा, तो इसीलिए नहीं लिखे जाते हैं कि वो खाली आए और गए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरा है, इसमें तो विकास के बारे में मैंने आपसे काफ़ी चर्चा की, और कोई अगर आपका सजेशन हो इस बारे में तो आप मुझे दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा अब है सफलता। सफलता हर कोई व्यक्ति, आज की दौर की बात बता रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफल होने से मतलब क्या है? सफल होने से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि सफल होना क्या है? सफल होना मतलब क्या है? आपने जन्म लिया, पढ़ाई की, और फिर उसके बाद आपने अपने सर्वाइवल के लिए काम किया, चाहे नौकरी की, चाहे आपने बिजनेस किया, चाहे आप नेता बन गए, चाहे आप कुछ भी बन गए, ठीक है, वो बन गए, जो आप चाहते थे वो बन गए। आप डीएम बनना चाहते तो डीएम भी बन गए, तो क्या आप सफल हो गए? हाँ, आज की परिभाषा यही कहती है कि आप सफल हो गए। लेकिन जो व्यक्ति वांछित पद को प्राप्त कर लेता है, अगर उसका इंटरनल व्यू देखा जाए, इंटरव्यू लिया जाए उसका, मतलब वो अपने अंदर की सब बातें ईमानदारी से सच बताए कि क्या आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, पूर्ण ज्ञान की आपको प्राप्ति हो चुकी है, पूरी तरह से आप शांत हो चुके, पूरी तरह से आप आनंदित हो चुके, आनंद में हैं आप, सब कुछ जान लिया आपने, पा लिया, अब कुछ पाने को शेष नहीं है, तो वो कभी भी हाँ में उत्तर नहीं दे पाएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ। बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारे बातें वो कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो मुझे अमन डीएम है, अभी तो मुझे कमिश्नर बनना है, अभी तो मुझे सचिव बनना है, अभी कहाँ मैं सफल हुआ। अब कमिश्नर से जाके पूछो तो वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन अभी कमिश्नर तो मैं हूँ, अगर मैं सीएम होता तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब सीएम से जाके पूछो तो वो पीएम की बात कहेगा, पीएम से जाके पूछो तो कहेगा मैं पुतिन होता तो और अच्छी बात होती, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति तो और अच्छी बात होती, मैं और अच्छा कर पाता। और उनसे जाके पूछो तो वो ये कहेंगे कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी दुनिया हमारे अंडर में होती तो और अच्छा होता। और जो बड़े बड़े सिकंदर आए जो दुनिया को जीतने चले थे, उनसे जाके पूछो तो वो ये कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को खाली अब धरती से बाहर लटका देना, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ। वो आत्मज्ञान की स्थिति देखिए। कहने का अर्थ ये है, जब आप अल्टीमेट में जाएंगे तो आप चाहे आप अरबपति खरबपति बन जाएं, चाहे आप पूरी दुनिया के लीडर बन जाएं, चाहे मैं तो ये तक कहता हूँ पूरा यूनिवर्स के मालिक बन जाएं आप, तब भी जब तक आप उस अल्टीमेट ट्रुथ में नहीं जाएंगे तब तक आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि मुझे न तो कुछ पाना है, न कुछ जानना है, न कुछ देखना है, मतलब मेरे लिए अब शेष कुछ नहीं है, शेष कुछ भी नहीं है। तो अब क्या है, यात्रा समाप्त हो गई। यही ये है मन की यात्रा। देखो मन कैसे समाप्त होता है, जब मन की यात्राएं खत्म हो जाती है। मन की जो नेचर है वो है दौड़ने की, और क्या आगे क्या, वहाँ क्या, इधर क्या, उधर क्या, वो क्वेश्चन उठाता है।
जब उसके सारे प्रश्नों का उसको समाधान मिल जाए तो वो रुक जाता है। और रुका हुआ जो हमारी एनर्जी है वो फिर आत्मा हो जाती है, वो मन नहीं रहता है। जब तक वो गतिमान है, खोजी है, भटक रहा है, तब तक वो क्या है, भाग रहा है, तो वो मन है। जब चेतना स्थिर हो जाती है तो वो आपकी एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, आपकी आत्मा है, वही आप हो। तो इस स्थिति में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसको मैं सफल कहता हूँ। और ये सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक जन्म काफ़ी नहीं है, करोड़ों जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे गुरु मिल जाएं, आचार्य रजनी जैसे गुरु मिल जाएं, रामकृष्ण परमहंस से गुरु मिल जाएं, बुद्ध जैसे गुरु मिल जाएं, और मिलने के बाद वो उस बात को समझ जाएं गहरे से। तो आज के दौर में, इस कलयुग के दौर में, और उसको कलयुग कहना एक प्रकार से गलत बात होगी, क्योंकि कोई भी युग नहीं होता है, तो हमने बांटा हुआ है। तो अगर वो इस बात को समझ पाए कि मन की यात्रा को कैसे रोका जा सकता है या सारे प्रश्नों का समाधान कैसे मिल सकता है, तो आज के समय में ओशो जैसा कोई गुरु मुझे नहीं दिखाई पड़ता है जो आपको इस यात्रा में ले जा सके। लेकिन ओशो के साथ एक समस्या क्या है, एक सामान्य आदमी उनको अगर पढ़ना शुरू करता है तो उसको बड़े कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाते हैं मन में, क्योंकि वो एक ऐसी बात करते हैं, एक तरफ वो आपसे कहेंगे परमात्मा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मर गया, ईश्वर मर गया। उनकी पुस्तक का नाम है क्या, ईश्वर मर गया है, आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा। और दूसरी तरफ वो आपसे कहेंगे कि परमात्मा ही सब में समाया है, सब परमात्मा ही है, आप भी परमात्मा हो। तो एक सामान्य बुद्धि का जो इसको विश्लेषण नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक समस्या हो जाती है कि सच क्या है। तो जैसा हमने समझा है, देखो अब माना कि उनको पढ़ के आए, अब आप हमारे पास आ जाएं, उनको पूरा पढ़ लिया आपने, फिर हमारे पास चले आए आप, तो जो डाउट्स हैं आपके वहाँ पर जो पैदा होंगे वो हम आपको दूर कर देंगे, क्योंकि हमको भी खुद डाउट्स पैदा हुए और हमने खुद ही उनको दूर किया, और कैसे किया ये हम आपको बता सकते हैं। तो ये है एक सामान्य व्यक्ति के यात्रा करने का रास्ता। आप उनको पढ़ें, पूरा जीवन आपके पास है अभी सुरक्षित, तो ऑडियोज़ भी उनके पास उनके हैं, वीडियोज़ भी हैं, बुक्स भी हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ें और सुनें रोज़ लगातार। फिर जो उनके इस हिसाब से आप काम करें, मेडिटेशन करना है या कुछ भी ध्यान करना है वो आप करें। और अगर आपके अंदर प्यास गहरी है तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे क्या करना क्या है, होना क्या चाहिए। अगर तब भी आपको समझ में ना आए तो फिर हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ लेकिन मैं उसको कभी प्रमोट नहीं करता। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स बहुत बढ़ जाएं, मेरा चैनल जो अर्न करने लगे, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो मेरे अंदर प्रकट हुआ है वो कहीं न कहीं सुरक्षित हो जाए, ताकि वो आने वाले समय में कभी न कभी किसी के काम आए और वो व्यक्ति जीवन में सफलता की सही परिभाषा समझ पाए। वो इस फालतू दौड़ में ना पड़े कि मैं डीएम बन गया तो मुझे सचिव बनना है, सचिव बन गया तो मुझे सीएम बनना है, सीएम बन गया तो मुझे पीएम बनना है, पीएम बन गया तो मुझे वर्ल्ड का पीएम बनना है, और पूरी धाक जमानी है अपनी। फिर मुझे अंतिम बात अगर हो जाए तो फिर मुझे बीच में एक कॉल आ गई थी, तो मेरा शायद टॉपिक यही चल रहा था कि हमने अपने मन को एक प्रकार से विश्राम देना है। मन को विश्राम देने का अर्थ कोई गलत ना समझे। मन को विश्राम देने का अर्थ ये नहीं होता कि अब आपका मन काम ही नहीं कर रहा है, मतलब आपका माइंड काम नहीं कर रहा है। मन का मतलब क्या है, व्यर्थ की दौड़। मन कहाँ पर है और आपका दिमाग कहाँ पर है, उसको जरा एक प्रकार से समझ लीजिए। जैसे आप खाली बैठे हैं,
तो क्या आप खाली ही बैठे हैं? नहीं, आप जो है फालतू बातों को सोच रहे हैं। आप अब जरा कभी बैठ के देखिए खाली, और आंख बंद करके बैठिए। जो पहला विचार आता है, आते ही उसको लिखिए, क्या विचार आया पूरा लिखिए। फिर आंख बंद करिए, फिर दूसरा विचार लिखिए। 1 घंटे तक करिए आप। अब ये देखिए कि जो विचार आपने लिखे हैं वो आपके जीवन में कितना अर्थ रखते हैं, क्या उनका वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। और एक ही विचार कई बार आता है, आते रहता है, ये है मन। और दिमाग क्या है? जो काम का है। जैसे कि मैं अभी आनंदों आश्रम में हूँ और मैं कहूँ कि हमें 10 बजे जाना है। एक बार मेरा विचार आया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब वही विचार मेरे बार बार आ रहा है, 10 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, 10 बजे जाना है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? मतलब आपकी जो मस्तिष्क की ऊर्जा है वो व्यर्थ खर्च हो रही है उस विचार को करने में। हमारा माइंड जो है दिन भर में 70,000 कम से कम थॉट्स को प्रोसेस करता है, और उसमें लगभग 3000 KCL एनर्जी खर्च होती है। और उसमें से मात्र और मात्र 1000 या 2000 विचार काम के होते हैं, बाकी सारे के सारे बेकार होते हैं। तो आपने मन का मतलब वो बेकार के जो विचार हैं वो मन है, और दिमाग मन और ठीक है। तो ये हमारे केयर टेकर सर भी आ चुके हैं, और मैं वही बात कह रहा था कि मन। आप ये बताइए, चलो हम आपसे बात कर लेते हैं। जी सर। मैं ये समझा रहा हूँ वीडियो में कि मन क्या होता है और दिमाग क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा अगर हमें 10 बजे जाना है, ठीक है, एक बार विचार आया मेरे दिमाग में, जाना है, ठीक है, जाना है, ओके हो गया। अब मैं बैठा हूँ कहीं, मैं खाली बैठ गया, मैं बार बार सोच रहा हूँ यार 10 बजे जाना, 10 बजे जाना, 10 बजे जाना। क्यों सोचना है? एक बार सोच लिया काफ़ी है ना। बस तो तुमने कहा कि मुझे काम पे जाना है, एक बार सोच लिया, बस सोच लिया। बार बार मुझे काम पे जाना है, मुझे काम पे जाना है, मुझे काम पे, वो पागलपन नहीं है कि नहीं? हकीकत तो वही मन है फिर। हम अब तुम कभी खाली बैठ के देखना ना, तो तुम्हारे दिमाग में 10 विचार आएंगे सर। फालतू के। जी सर। आते हैं, वो विचार रखने नहीं है, जो एक ही विचार रखना है वही रखना है। जो काम का है वो रखो, जो बेकार का मत करो, है ना। जी सर। तो वही मैं समझा रहा हूँ, बेकार का विचार को हमको नहीं करना चाहिए, वही आपका मन है। और जब आपका मन शांत हो जाता है तो फिर आप जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको मजा आने लगता है। जी सर। इस जगह का नाम क्या है? खाली। टॉप भी मत कहो, खाली है। खाली का मतलब खाली, समझ लो। खाली का मतलब अपने मन को भी आपने खाली कर देना है। इस जगह का नाम ही खाली है ना। तो आप खाली रुको। तो मैं समझता हूँ कि सफलता की कुछ कहानी आपको समझ में आई होगी, जो मैंने अभी तक आपको बताया। बस अब मैं आपको चरणबद्ध ढंग से इसमें चलना बताता हूँ। अगर आप समाधान खोज रहे हैं अपने जीवन में, आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप अपने उम्र के किसी भी पड़ाव से इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। जो प्रारंभिक पड़ाव है बच्चों का, यानी कि एजुकेशन लेने का, तो यहाँ पर